अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज का अहम तरीन सवाल के फाटा के 1 करोड़ अवाम का बुनियादी मसला क्या है। 3 अहम तरीन बुनियादी मसले हैं: अमन व अमान का क़याम, IDPs की आबादकारी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की फरहमी। नाज़रीन, ये मसाइल दहाइयों से चल रहे हैं, मगर बनते बिगड़ते इक़्तिदार में फाटा अवाम का मुकद्दर ना संवर सका। फाटा की 7 एजेंसियां हैं और इन एजेंसियों में तगड़े सरदारों, सरमायादारों और पॉलिटिकल एजेंटों का तोती बोलता है। आम आदमी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस इलाके का अपना कानून FCR राइज है और ये कानून बरतानवी तसल्लुत के ज़माने में 1901 में राइज हुआ कि जिसका मकसद नौआबादियाती निज़ाम को दवाम देना था। ये कानून 70 साल बाद भी कायम है। फाटा आइन की रूह से रियासत पाकिस्तान का हिस्सा, मगर इसी दस्तूर की दूसरी शिक 247B के तहत पार्लिमानी हदूद से बाहर है। मतलब कि इसका सरबरा सदर पाकिस्तान और इंतजामी और माली अमूर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में से एक भी फाटा का नुमाइंदा नहीं। फाटा की महरूमियों का अजाला हर हुकूमत का इंतखाबी नारा तो रहा, आइन पाकिस्तान की रूह से हकूक देने के वादे भी रहे, मगर फाटा पसमानदगी और जहालत से बाहर ना झांक सका। 1996 में पहली बार फाटा अवाम को 1 मैन 1 वोट का हक मिला और इससे पहले 35,000 अमायदीन और मलिक अपने 12 नुमाइंदे चुनते रहे और एक मुंतखब नुमाइंदे 8 सेनेटर्स लेकर आते थे। 2008 में पहली बार इस्लाहाती कमेटी की बाज़गश्त सुनी गई तो जस्टिस रिटायर्ड अजमल मियाँ की सरबराही में कमेटी को वजूद बख्शा गया और फिर आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो फाउंडेशन के जरिए फाटा अवाम के नसीब बदलने के ख्वाब दिखाए। फारूक H नाइक की सरबराही में कायम कमेटी के जरिए फाटा अवाम की दादरसी के पैमान हुए और ऑल फाटा सियासी इत्तेहाद से मुस्तकबिल की पेशबंदी हुई। तहरीक इंसाफ की 11 रुकनी कमेटी ने भी फाटा के महरूम अवाम को हकूक दिलवाने के सुनहरे बाग दिखाए और अब नून लीगी फाटा रिफॉर्म्स कमेटी फाटा को सियासी धारे में लाने के लिए मुतहर्रिक है। फाटा इस्लाहात यानी कि रिफॉर्म्स नेशनल एक्शन प्लान का एक इंटेग्रल अहम तरीन नुक्ता होने के बावजूद भी हुकूमत ने पहले 11 माह कमेटी के क़याम में लगा दिए और कमेटी ने 14 माह सिफारिशात मुरतब करने में लगा दिए। कमेटी के 9 नुकाती इस्लाहात में फाटा में अमन का मुस्तकिल क़याम, IDPs की बहाली, समाजी तरक्की के खसूसी प्रोग्राम्स, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद, परमिट और राहदारी सिस्टम का खात्मा, अदालती इस्लाहात, मुहाफ़िज़ इदारों की नफरी में इजाफे, इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम, कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड के नफाज और साथ साथ फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करना शामिल है। मगर फाटा के अवाम खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत के लिए 4 ग्रुप्स में मुनक़सिम नजर आ रहे हैं। पहला ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में अदगाम के हक में है, इट्स इन फेवर कि इससे उन्हें आईन पाकिस्तान के तहत शनाख्त और हकूक मिल पाएंगे। दूसरा ग्रुप अलहदा सूबे का हामी है क्योंकि ये इंतजामी और माली मामलात में खुद मुख्तारी चाहते हैं। इस ग्रुप का मानना यह है कि KPK में जम होने से मसाइल ज़दा KPK उनके मसले कैसे हल करेगा, इससे फाटा और KPK दोनों पर इजाफी बोझ पड़ेगा। तीसरा ग्रुप गिलगित बल्दिस्तान तर्ज पर फाटा काउंसिल का क़याम चाहता है कि इससे वो अपनी मुंतखब काउंसिल के जरिए मुस्तकबिल की पेशबंदी और मसाइल की मनसूबाबंदी कर पाएंगे। और चौथा ग्रुप, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कॉल इट स्टेटस को इफ यू वांट, मौजूदा सूरत हाल में ही अपनी फलाह समझ रहा है। ये वो लोग हैं नाजरीन के जो सरमायादार हैं, मलिक हैं या फिर वो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं कि जिनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मौजूदा निज़ाम में ही है, अरबों रुपए की उस ब्लैक इकॉनमी में ही है कि जो अभी कायम है उधर। फाटा के इंतजाम का ये इक़दाम गुज़िश्ता दिन काबीना के एजेंडे में भी शामिल किया गया, मगर ऐन वक्त पर इस एजेंडे से हटा दिया गया, इसलिए कि अभी तक सियासी पार्टियां अपने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अपने राग अलाप रही हैं। किसी को फाटा अवाम के मसाइल से दिलचस्पी नहीं, शायद मामला ऐवान बाला में ज़ेर बहस है, मगर सियासी जुगादरियों के रवैये और तहफ़्फ़ुज़ात से एक बार फिर फाटा की किस्मत पर शब खून मारने के लिए ले तो लाल जारी है। कमेटी 15 माह से इस्लाहात और सिफारिशात में उलझी है। सियासी जमातें मुफादाती हेर फेर में मुब्तला हैं और हुकूमत मनसूबों की निकाब कुशाई में मसरूफ़ कार दिखाई दे रही है, मगर बेचारे फाटा अवाम की महरूमियों का पर्दा चाक करने को कोई तैयार नहीं दिखाई दे रहा। और अगर ये कहा जाए कि ये हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए तो गलत ना होगा। पहली बार हमारी तारीख में, पहले कभी नहीं हुआ, आइंदा भी शायद ना हो, पहली बार सिविलियंस, अस्करी, फौजी, सिविल सोसाइटी, ऑपोजिशन, ट्रेजरी बेंचेस, हर कोई एक पेज पे दिखाई दे रहा है कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, इनको पुश करना है। सो अगर ये कहा जाए इफ नॉट नाउ देन पॉसिबली नेवर, ये गलत ना होगा। मगर इससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, मुलाहिजा कीजिए। खुदा ने हमें जोली पिला के
जोली पिला के आप सब पार्लियामेंट की आप सब पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस रिफॉर्म्स को आप इस असेंबली से पास करा दीजिए। खुदा के वास्ते हमारी कोई हमारा आवाज सुनने वाला नहीं है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई इंटरनेशनल नेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, ना मीडिया आ सकती है। खुदा के वास्ते मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, किसी को अगर कोई सियासी नुकसान है तो वो किसी और जगह पूरा कर ले। खुदा के वास्ते जो लीडर मुखालफत कर रहे हैं वो फाटा को और मोर्चा ना बनने दे। नाजरीन, ये कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीत कर आने वाले मेंबर कौमी असम्बली शहाबुद्दीन खान थे, जिनकी तकरीर हमने अभी आपको सुनवाई। नाजरीन, इनकी आवाज़ का दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है कि जो इस कर्ब से गुजरा हो, जिसने महरूमी का दुख खुद पर झीला हो। ये झोली सिर्फ शहाबुद्दीन खान की नहीं बल्कि पाटा में रहने वाले हर उस कबायली की है कि जिसने खुद तो गर्दनें कटवाईं, खुद कुछ धमाकों का निशाना बने, अपने प्यारों की लाशें कांधों पर हमारे अमन के लिए उठाएं। ये झोली हर उस कबायली की है कि जिसने बेघरी का दुख झीला मगर हमारे लिए छत मुयस्सर करवाई। ये झोली हर उस कबीले की है कि जिसकी किसी एक फर्द के जुर्म की सजा पूरे कबीले को इलाका बदरी की सूरत में दी जाती है। ये झोली हर उस फाटा मेंबर की है कि जो वादा करके आता है कि वो FCR ख़त्म करवा देगा मगर ऊंचे ऐवानों में बैठने वाले उसे बोलने का मौका नहीं देते, या तो फिर इलेक्शन टाइम आता है और उसकी अपनी बोली लग जाती है सिस्टम में। बहरहाल, गुज़िश्ता इलेक्शन में कौमी असम्बली के उम्मीदवार निसार मोमन ने कहा था कि जब तक FCR है हम बोल नहीं सकते। जिस तरह पंजाब में इलाके का थानादार बादशाह होता है, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता, थाने की हदूद में आने वाले लोग उसकी रियाया होते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह फाटा में पॉलिटिकल एजेंट नाम का एक खुदा होता है। उसकी मर्जी आए तो पूरा इलाका, कबीला पूरा इलाका बदर कर दे, उसकी मंशा हो तो सजा के तौर पर पूरी की पूरी मार्केट को इज्तिमाई इलाकाई जिम्मेदारी से मुतल्लिक दिफात के तहत उड़वा दिया जाए और कोई भी पूछने वाला नहीं। उसका दिल चाहे तो 3 साल तक पूरे कबीले को कैद कर दे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में इस शिक को ख़त्म तो कर दिया गया मगर पूरी तरह अमल आज तक नहीं करवाया जा सका। कहने को तो फाटा इस्लामाबाद से फ़कत 418 किलोमीटर दूर है मगर मुसाफत इतनी तवील है कि 7 दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद बुनियादी हकूक नहीं दिलवाए जा सके। फाटा वही इलाका है कि जहां अब तक ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशंस और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। 50% से जायद कबायली खित्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। हाल तो ये है कि 50% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। फाटा के लोग महरूमी की जिंदगी गुजार रहे हैं और महरूमी क्या करती है? बगावत पर उकसाती है। हम ये सीख चुके हैं। हम माजी में एक तल्ख तजर्बा कर भी चुके हैं और आज मियाँ साहब कह रहे थे कि हमें फल मिलने की खुशी है, लिहाजा अगर फीते नहीं काटेंगे तो और क्या करेंगे। हम फीता काटते हैं तो आप कम अज़ कम बर्दाश्त तो कर लें, मियाँ साहब ने आज ये कहा। लेकिन मियाँ साहब, आप एक फ़ीता फाटा में भी जाकर काट दीजिए, क्योंकि जब आप फ़ीता काटते हैं तो महरूमी में डूबे हुए बलूचिस्तान और फाटा के लोगों के दिलों पर कैंची चल जाती है। मियाँ साहब, आपको याद है कि आपने आखिरी बार फाटा या कबायली इलाकों में जाकर फ़ीता कब काटा था? क्या आपको मालूम है कि जिस अमन का क्रेडिट आप लेते हैं वो फाटा के अवाम की कुर्बानियों का नतीजा है? मियाँ साहब कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, अनडाउटेडली, मगर शायद फाटा में वक्त 1901 से आगे नहीं बीता, क्योंकि यहाँ FCR आज भी जिंदा है। आप FCR के फीते वाली इस फाइल का फीता ही काट डालें कि जो 1901 से इन पर मुसल्लत की गई है। कबायली अवाम झोलियाँ भर भर के आपको दुआएं देंगे और आज इसी अवाम की नज़र ये शो होगा और आज जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम इस हिस्टोरिक मोमेंट पे खड़े हैं, एक्चुअल ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। टेक अ ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आपसे तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ एयाज वज़ीर साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में JUI-FA के नायब अमीर हैं, और हमारे साथ दे रहे हैं शाह फरमान साहब, वज़ीर इत्तलात है, खैबर पख्तूनख्वा के, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एयाज वज़ीर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। अब आप देख रहे हैं कि टाइम इज़ ऑफ एसेंस राइट नाउ। ये पहली बार मैंने इब्तिदाई में भी कहा, एक ऐसा मौका आया जो पहले कभी नहीं आया था, एंड मे बी खाक में बदन शायद आगे भी ना आए। यानी कि आप देख रहे हैं कि फौजी, सिविलियन, सिविल सोसाइटी, ऑपोजिशन, ट्रेजरी बेंचेस, एवरीबडी सीम्स टू वांट वन थिंग कि यार ये हो जाए, ये रिफॉर्म्स हो जाएं। मगर अभी आप देख रहे हैं कि मार्च के अंदर बजट आ जाएगा, अक्टूबर तक यही काम चलेगा, आगे जाके अगला साल इलेक्शन ईयर है।
اگر یہ چند ہفتے ابھی نہ مٹیریلائز ہوئے تو ڈو یو تھنک کہ یہ اپرچونٹی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے؟ نہیں، اپرچونٹی نہیں نکلے گی. ہمارا مسئلہ فاٹا ریفارم کے اوپر صرف ایک نقطے پہ مسئلہ ہے. باقی جیسے آپ نے کہا ہر ایک آدمی چاہتا ہے، ریفارم چاہتا ہے اور کل ہی چاہتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں فاٹا کے عوام کی رائے پہ اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کی رائے معلوم کر لیں کہ وہ صوبہ چاہتے ہیں یا مرج ہونا چاہتے ہیں. یہی دو آپشن ہیں، اس کے علاوہ اور آپشن نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ مرج کر لے تو اب اس کو مرج ہی کر لے. تو اس پہ جھگڑا ہے. باقی نہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ فاٹا کے عوام کے لیے جس بھی آپشن میں زیادہ فائدہ ہو وہ دیا جائے، بیکاز 70 سال سے تو محرومی کے شکار ہے، غلاموں کی زندگی ہے. تو فاٹا اگر صوبہ بن جائے میرے خیال میں اس کے اندر زیادہ فوائد، الگ صوبہ بن جائے، الگ صوبہ بن جائے، اس میں زیادہ فائدہ ہے فاٹا کے عوام کو، کیونکہ وہ خود بھی غربت کا شکار ہے. آپ نے اپنے انٹروڈکٹری اس میں ان کی غربت کی داستان سنا دی. پھر اس کو دوسرے غریب مگر یہ وائبل آپشن نہیں بہت سے لوگ سمجھتے. ہر ایجنسی کی اپنی ایک کنیکٹیوٹی ہے، اس کے بعد لوکیشن کی وجہ سے as well. It's not a viable option according to a lot of people. دیکھیں اگر اس طرح چلتی ہے تو پھر چترال اور پشاور کی کیا آپس میں ملاوٹ ہے کلچرلی، یا ڈی اے خان اور مردان کی کلچرلی کیا ملاوٹ ہے، وہ تو پھر دوسری بات ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ سب پٹھان ہے، سب ایف سی آر کے غمزدہ لوگ ہیں. ایف سی آر ہی نے اکٹھے کیا ہے اس بدبخت قانون نے. تو اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ ابھی بھی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں پالیٹیشین تو نہیں ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اصولاً یہ بات صحیح ہے کہ فاٹا کے لوگوں کی رائے معلوم کی جائے، کیونکہ فاٹا کے لوگوں کی تقدیر کی بات ہے، تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے ونس اینڈ فار آل. تو اس میں جیسے اسکاٹ لینڈ میں یا جیسے باقی جگہ پہ، جیسے یو کے ای یو سے نکلنے کے لیے باوجود کہ اس کی حکومت تھی، سارے لوگوں سے بات پوچھی. اب یہاں پہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ایم این اے سینیٹرز ریپرزینٹیوز ہیں، لیکن یہ لائف اینڈ ڈیتھ والی بات ہے فار دا ہول فاٹا. کوئی 15 ملین لوگ ہیں، ان سے آپ نہیں پوچھ رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. اور فیصلہ کون کر رہا ہے؟ کمیٹی والے، جس میں ایک تو آپ بھی ریفرینڈم کے حق میں ہیں؟ جس کا آپ بھی ریفرینڈم ہو یا جو بھی طریقہ، یہ دونوں فریقین بیٹھ جائے جو اختلاف کر رہے وہ بیٹھ جائے، کوئی ڈیموکریٹکلی ایکسیپٹیبل نام پہ ایگری کر لے وہ ایکسیپٹ. اوکے، سو آئی سی، میں آپ کی آواز میں زیادہ ارجنسی دیکھ رہی ہوں کہ یار فیصلہ کرو، ابھی فیصلہ کرو، اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی فیصلہ. انٹرسٹنگ. اوکے، مگر مجھے، میں عطا رحمان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کیا بات ہے سر، اتنا حساس ترین مرحلہ ہے ہماری تاریخ کا، اور آپ احتجاج پہ بار بار یہ کیبنٹ کے ایجنڈے سے اتارا جا رہا ہے یہ فاٹا ریفارمز کا ایشو. کیا بات ہے سر؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے بھائی نے ابھی ایک تجویز آپ کے سامنے کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کو الگ صوبہ بنایا جائے، لیکن جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کسی بھی اس رائے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کا موقف صرف اتنا ہے کہ فاٹا کی عوام سے رائے لی جائے. اس سے بڑھ کر ہماری کوئی رائے نہیں ہے کہ مرج کیا جائے، الگ سے صوبہ بنایا جائے، کوئی ایک کونسل بنائی جائے گلگت بلتستان کی طرح، یا ایف سی آر میں ترمیم کی جائے. اس سے علاوہ ہمارا ایک بھی رائے نہیں. ہماری رائے صرف یہ ہے کہ فاٹا کی عوام سے. اچھا، مگر قطع کلامی معاف، مولانا صاحب ایک بات بتائیے گا. یہ کہنے میں بہترین بات ہے اور اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، بھائی جس کی مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے اس سے تو پوچھو. مگر سر مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کیوں نہیں اس تھدے کو یا اس فائل کو پڑھتے جس کا نام ہے ریفارمز فائل، جس کے اوپر 8 مہینے سے اس کمیٹی نے کام کیا ہے، 7 کی 7 ایجنسیوں میں گئی ہے، 300 سے 400 لوگوں کے جرگے ہر ایجنسی میں بٹھائے ہیں. کیا ڈو دا میتھس، لگ بھگ کیا 3000 بندے سے کنسلٹیشنز ہو چکی ہیں، سول سوسائٹی سے ادھر کنسلٹیشنز ہو چکی ہیں، نوجوانوں سے ہو چکی ہیں، ٹرینرز سے ہو چکی ہیں. 8 مہینے کی طویل کنسلٹیشن کو کیا آپ ان کی رائے نہیں سمجھ رہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ صرف 8 مہینے کی ہے. ہم 2012 سے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری رائے یہ ہے کہ عوام سے پوچھا جائے.
हम 2012 से लगे हुए हैं इसी फाटा में, हमने भी जरगे किए हैं, हम भी हर एक फाटा में गए। और आपका हर जरगा के आपको लगता है कंफ्यूज रिजल्ट आता है? इनके रिफॉर्म कमेटी में तो हर एजेंसी में 200 से 400 500 तक के लोग थे, हमारे 2-2,500 और 5,000 तक के लोग थे उसमें जब हमने बात की है। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या ये गुनाह का काम है कि हम ये कहते हैं कि आवाम से पूछा जाए? दूसरी बात ये है, मैंने टाइम को आपको नजाकत बताई ना, वक्त बजट सर पे खड़ा है, अक्टूबर आ जाना है इसी बहस के अंदर, अगला साल इलेक्शन ईयर है। चुके हैं, फाटा का कुछ हुआ? किस बजट में हुआ? क्या हुआ? अब अगर उनकी तकदीर का फैसला कर रहे हैं, मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, अब आपको आड़े आ गया बजट। मुझे आड़े नहीं आया, मैं तो वैसे टाइम की आपको नजाकत बता रही हूँ सर। यानी 2018 के इलेक्शन मैंने आपकी जमात को प्रेशर डालते हुए भी तो अभी तक नहीं देखा ना असल इश्यूज के ऊपर सर। आपने अभी तक ये प्रेशर, आपकी तरफ से ये प्रेशर नहीं आया अभी तक कि यार ये अभी करो, नाउ और नेवर। आप कहते हैं 2012 से तो हम भी कर रहे हैं, यानी कि जिधर इतनी दहाइयां गुजर चुकी हैं तो उधर और टाइम से इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्या है सर? जल्दी क्या है? क्या जल्दी है? नहीं, हम तो यही पूछ रहे हैं कि क्या जल्दी है कि फाटा 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं और आप कह रहे हैं जल्दी क्या है? जी 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं और आप कह रहे हैं जल्दी क्या है? और इधर अयाज वजीर साहब कह रहे हैं टू डू, ये डेथ क्या है, टू डू और डाई वाली बात है, यानी मरने मारने वाली बात कह रहे हैं। नहीं, मुझे तो बात करने देना, अगर आपने बोलना है फिर ठीक है। अच्छा, गुजारिश ये है कि अगर ये मेरे लिए खबर है, जिधर 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं उधर एक और गुजर जाए तो और क्या है? नहीं, अगर इतने इलेक्शन गुजर चुके हैं, आपने फाटा के लिए कुछ नहीं किया, क्या इस वक्त से पहले आपको फाटा को कोई कॉलेज देना ये रुकावट था? FCR मेरा आपसे वही सवाल है सर जो हम MQM से करते हैं। हर हुकूमत में MQM बैठी है और फिर उसके बाद जो महरूमी का रोना रोती है या टारगेट किलिंग का रोना रोती है, तो किस तरह हम जस्टिफाई करें? हर हुकूमत में आप बैठे हैं सर, आपसे मैं भी यही कह रही हूँ सर, हर हुकूमत में आप बैठे हैं, आप वो प्रेशर नहीं डाल सके और आज का भी प्रेशर मैं या तो मुझे बोलने दें या फिर आप बोलें, फिर हम खामोश हो जाते हैं। अगर आपने बोलना है बोले सर, आपकी राय नहीं सर मैंने सवाल पूछना है, फिर आप बोले, हमें किस लिए बुलाया है? सर आपसे सवाल पूछना तो है ना, सवाल तो नहीं, आप तो बहस कर रही हैं। सवाल इस तरह होता है? चलें पूछिए, बताइए सर। मैं क्या बताऊं? आप बोले, बताएं कौम को क्या आपने बताना है। मैंने आपसे सवाल करना है, इजाजत है? ये सवाल नहीं है, आप बहस कर रही हैं। सर बहस नहीं कर रही सर, सवाल किस तरह किया जाता है मुझे इसमें ट्रेनिंग है, मुझे पता है। आप अगर सियासत कैसे करते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग। थोपना चाहती हैं तो वो अलग बात है, आप थोपे नहीं, आप सवाल करें। सवाल कर रही हूँ सर, सवाल कर रही हूँ, आप ना इस तरह महसूस करें कि आपके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है। सिंपल सवाल है, आपको अपनी एक तकरीर करने लग गई हैं, हमें बोलने दे। फिर आपको सवाल कर लूं, फिर आप बोलिए। जी सवाल कीजिए। सर मुझे ये बताइएगा कि वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो हर एक को महसूस हो रही है, वो आपको क्यों नहीं महसूस हो रही? इसलिए कि मैं फाटा को जानता हूं, फाटा के इलाके को जानता हूं, फाटा के लोगों को जानता हूं, उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसको जानता हूं, और मुस्तकबिल में फिर जो उनके साथ होगा ये लोग नहीं होंगे, फिर भी हम इन लोगों के साथ खड़े होंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस आवाम से पूछा जाए, और आवाम के बगैर जो भी फैसला होगा, चाहे वो ऐवानों में हो, पार्लियामेंट में हो, जो भी होगा, ये आवाम कबूल नहीं करेंगे और कल इससे ज्यादा मुश्किल वक्त में पड़ जाएंगे फाटा के आवाम। अच्छा, आपने कहा ये लोग नहीं होंगे, कौन लोग नहीं होंगे आगे जाके? ये जो आजकल कह रहे हैं कि ये करो और वो करो, और रिफॉर्म कमेटी के पहले सफे में देखो, इस कबाइल के आवाम को बागी कहा गया है। अच्छा, पहले सफे में देखो जरा, अगर आपके सामने कॉपी पड़ी है। जी मेरे साथ अंदर ऑफिस में पड़ी है जी, मुझे पता है, आप अंदर कॉपी भी भेजिए। अभी आपने अपने रिफॉर्म कमेटी की इस्लाहात को पढ़ा तक नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा सर, मैंने ऐसी कर रही है बस। मौलाना साहब होल्ड ऑन, मौलाना साहब होल्ड ऑन प्लीज, गलत बातें ना कीजिए। आपको क्यों लग रहा है मैंने नहीं पढ़ा? आपको लगता है वैसे ही बैठ जाते हैं इधर आके? मैंने कोट किया है इस रिपोर्ट को, मैं पढ़ के बैठती हूँ इस शो के ऊपर सर। तो ये ना कहिए कि हमने नहीं पढ़ा, मैंने कोट किया है, इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हमने 7 कबाइलियों के अंदर डिटेल्स बताई है किस किस से रुजू किया है। ये 3000 का नंबर जो मैं आपको दे रही हूँ, ये मुझे ऐसी ख्वाब नहीं आया। महर मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। पहला सफा खोले उसका, उसमें कबाइल के अवाम को बागी कहा गया है, जरा उसको पढ़े उस रिपोर्ट को। ओके, सो आपको सर, आपको इख्तलाफात हैं कि कबाइल की अवाम को जो बागी कह रहे हैं वो उनकी मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते। और फिर कमेटी में आप देखें कोई एक भी शख्स फाटा से नहीं है।
सर इसलिए नहीं क्योंकि आपस में ही हम आहंगी नहीं थी, रजामंदी नहीं हो रही थी कि कौन बैठेगा कैसे बैठेगा, ये एक पूरा टाइम गुजरा था जब ये कंफ्यूजन अगर थी सर। उसके बाद हम ये कहते हैं कि फाटा की आवाम से पूछा जाए तो क्या ये गलत मुतालबा है? ओके अच्छा, और फिर एक मैं शाह फरमान साहब की जानिब आऊंगी, मगर मैं क्यूरियोसिटी हो रही है सर, मुझे ये तजस्सुस ये हो रहा है कि बताइए कि ये जब 8 महीने से ये काविशें हो रही हैं, 15 महीने से ये कमेटियां काम कर रही हैं, अगर आपको कमेटी की हैसियत के ऊपर ही सवालिया निशान है आपका कि कमेटी के ऊपर उसकी नीयत के ऊपर ही आपको इशू है, तो आपने क्यों नहीं एहतजाज किया कि बस करो काम, बस करो पैसे का ज़या, वक्त का ज़या, तुम जो भी फैसला करोगे हम नहीं मानेंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि तुम जो भी फैसला करोगे हम नहीं मानेंगे। हमने सिर्फ ये कहा है, मैंने पहले भी वजाहत कर दी कि हम किसी भी फैसले में आपके मद्दे मुकाबिल नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी राय है मुख्तलिफ लोगों की, उसमें फाटा की आवाम से पूछा जाए और बस। ओके, सो शाह फरमान साहब आपको क्या इशू है? ये तो बड़ी एक अंडरस्टैंडेबल एक मंतक दे रहे हैं कि भाई जिसका मुस्तकबिल का फैसला करना है उससे तो पूछो, रेफरेंडम कराओ। ही इज राइट, कोई गुनाह तो नहीं है इसमें। आपको क्या इशू है? देखिए जी, हमें तो कोई इशू नहीं है। इन प्रिंसिपल अयाज वजीर साहब ने भी जो बात की है, और ये जनरलिटी में अगर आप ये बात कर ले, और ये है भी ऐसी कि अगर किसी एरिया के बारे में या किसी लोगों के बारे में को वो फैसला करना है जिनसे उनकी ज़िंदगी पर असरात पड़ेंगे, तो उनका राय लेना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इस बात पर कि राय ली जाए और बाकी बंदा खामोश रहे। जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो तो साथ अल्टरनेटिव पेश करते हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है और इसकी जगह ये चीज होनी चाहिए। तो जो पॉलिटिकल वो अल्टरनेटिव दे रहे हैं ना शाह फरमान साहब, रेफरेंडम एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ही है ना, व्हाट एल्स इज इट? आप मुझे मैं बताऊं कि जब आपको किसी चीज के ऊपर एतराज हो, आप फिर जब आप मुल्क के अंदर 2 किस्म के रेफरेंडम होते हैं। एक रेफरेंडम ये होता है कि क्या आपने यहाँ रहना है, इस मुल्क में रहना है, या इस मुल्क जिस तरह 46-47 में एक रेफरेंडम इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ था, एक ये रेफरेंडम होता है। एक रेफरेंडम ये होता है कि आपने बात करनी है कि निज़ाम के ऊपर, ये इसके ऊपर जिस तरह आपने कहा कि 4 में से 3 ग्रुप्स तो इसके ऊपर एग्रीड हैं कि ये निज़ाम बदलना चाहिए, कबाइलियों को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, पाकिस्तान का फूट मिलना चाहिए, निज़ाम बदल देना चाहिए। अब ये किस तरह बाकी जो 3 इख्तिलाफात हैं वो ये कि किस तरह ये बेहतर हो सकता है, अलहदा सूबे की सूरत में हो सकता है, मर्ज होने की सूरत में हो सकता है, कोई काउंसिल, और इसके ऊपर हमें मुतफिक है कि आप फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करें फाटा के लोगों को, कबाइलियों को, और साथ साथ जो कबाइल के अंदर उनका जो अपना निज़ाम है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अब लीगलाइज किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जरगे की हैसियत को, वो कि मसाइल वो जिस तरह जल्द और इंसाफ के ज़रिए हल करते, तो हम वो चेंज भी ना लाएं कि जो उनके पॉजिटिव्स हैं। अयाज वज़ीर साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जो पॉजिटिव्स हैं कबायली निज़ाम के, वो भी रहे, उनका कल्चर भी रहे, ड्रास्टिक ओवरनाइट चेंज भी ना हो, और जो आईन पाकिस्तान के मराहत है। और सर जो ये जो आपकी बात है ना, ये आपकी अपना जो सोल्यूशन है ना, जो पीटीआई सपोर्ट कर रही है कि जम हो जाए खैबर पख्तूनख्वा में, ये उसी की नफी है, क्योंकि फाटा के लोग जिस सिस्टम से यूज्ड टू है वो रिकंसाइल नहीं करता खैबर पख्तूनख्वा के सिस्टम से। बल्कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं वक्फे के बाद सर, वक्फे बात करते हैं कि किस तरह जो है ये फाटा के लोग जो है वो रिकंसाइल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सिस्टम राइज है। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं हमारे साथ निहाल हाशमी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस फाटा रिफॉर्म्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, क्या कर रही है हुकूमत वक्त। मगर उससे पहले मैं चाहूँगी हाशमी साहब आप भी सुने। अयाज वज़ीर साहब मुझे बताइएगा कि खुलम खुला 2 टोक्स बताइए, एट रिस्क क्या है जो नहीं हम समझ सक रहे, अभी क्या दाव पे लगा हुआ है? देखिए, फाटा के अंदर आपने बेशुमार ऑपरेशन कर लिए, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ फौज ने भी दे दी और फाटा के अवाम ने भी दे दी।
कुर्बानियों के बाद मुश्किल से आपको अब अमन थोड़ा सा हाथ आ गया है। अब अगर इस मसले को इसी इंतशार के साथ, इसी बदमज़गी के साथ फाटा को ले गए, आपने एक तरफ की बात मान ली, दूसरे के ऊपर जबरन इम्पोज कर ली, तो it will have very serious repercussions. What repercussions is what I'm asking Repercussions you. are that those who जिनके खिलाफ आपने फैसला कर लिया वो नहीं मानेंगे। होगा क्या? होगा ये कि फिर उनका जो बस सर, बिकॉज़ पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं हमें ना उधर लेके जाओ जिधर फिर मजीद सुन, सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक लोग जो हैं एंटी पाकिस्तान नारे लगाना शुरू कर बिल्कुल देखे, अभी तक किसी ने वहां पे पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। कराची में पाकिस्तान मुर्दाबाद हो गया, इतनी कुर्बानियों के बाद भी फाटा ने नहीं कहा। लेकिन अब ये वाली जो बात है, इस पे आप उनको दीवार के साथ लगाएंगे। खाक में बदन सर, आप वेरी एसेंस ऑफ द स्टेट को चैलेंज होते हुए देख रहे हैं। और 7 एजेंसियों में सिवाय और अगज़ई के बाकी सब एजेंसियां बॉर्डर पे हैं अफगानिस्तान के साथ। हाँ, तो अफगानिस्तान के अंदर किन की आजकल ज्यादा इन्फ्लुएंस है? तो डू यू वांट टू गिव देम अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले? अब ये अर्जेंसी जो है ये आपको अताउर रहमान जैसे जीरक सियासतदानों को क्यों नहीं समझ आ रही? नहीं, उनको समझ आती है। वो कह रहे हैं इतनी 7 दिहाइयां लग गई, एक और दिहाई लगा लो। वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि जो फैसला आपने लेना है फाटा के बारे में, वो फाटा के लोगों से पूछ ले, क्योंकि पूछने ही के अंदर सारी चीज में बका है सबकी। अगर न पूछा तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत है, और अगर उस पूछने में मजीद 1 महीना आध लगता है तो आसमान नहीं गिरेगा। दिस आई एग्री विद हिम। हाशमी साहब, मैंने आप अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा सर कि ये टू डू और डाई वाली सिचुएशन है। आप देख रहे हैं रिवॉल्ट के ऊपर बातें आ रही हैं, सख्त एक्सट्रीम पोजीशनिंग है, और जिस तरह आज वजीर साहब कह रहे हैं कि अब जब इस मरहले पे हम पहुंच गए हैं कि भाई या तो जम करो खैबर पख्तूनख्वा में, या तो अलग सूबा बनाओ, अब एक डेवलपमेंट पैकेज देके ठड़काया नहीं जा सकता। दूसरा, ये अर्जेंसी क्यों हमें महसूस हो रहा है कि नहीं आपको फील हो रही? हुकूमत के लिए एक रेफरेंडम कराने में क्या दिक्कत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महर इनकी बात सुन रहा था। जो मेरी अपनी याददाश्त में जो मैंने सबसे ज्यादा जिस बात को सुना वो था FCR। एक बहुत ही जालमाना और डिक्टेटोरियल लॉ था, जिसके ऊपर हमेशा फाटा के लोग और जितने भी अमन पसंद लोग थे और इंसाफ पसंद, वो कहते थे कि FCR का खात्मा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उससे एक कदम आगे गए। हम FCR का खात्मा नहीं, और हम सिर्फ पॉलिटिकल माइल स्कोरिंग नहीं करने गए, बल्कि हमने इसके ऊपर एक तफसीली पूरी कमेटी बनाई जिसमें रिपोर्ट तरतीब दी, और सारे लोग उससे एग्रीड है कि जो रिपोर्ट तरतीब दी गई वो बड़े वाज़ेह सब एग्रीड नहीं है सर, नहीं है सब मुत्तफ़िक़। अच्छा, अब दूसरी तरफ कुछ लोगों जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग या जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, एक तबका चाहता है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा बने, एक तबका चाहता है कि इसको ऑटोनोमस रीजन बनाया जाए। मगर किसके वेस्टेड इंटरेस्ट है सर? आपके इत्तेहादियों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको आप नहीं चाह रहे कि आप लूज करें? एवरी सेकंड हमने सिर्फ देखना है कि फाटा के जो आम आदमी है, कॉमन लोग हैं, उनकी बेहतरी कहाँ पे पिन्हा है। बातें सब बेहतरीन है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने यही देखना है, और उनकी बात में वजन है कि भाई रेफरेंडम। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है तो ठीक है, पॉलिटिकल फोर्सेस की और पार्टीज की, उसकी वजह है कि हर कोई अपने अंदर सियासत कर रहा है वो, और ठीक करते हैं। मगर कुछ एक और तबका भी है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो अपने अंदाज में फाटा के इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। फाटा के इशू फाटा के अवाम के बेहतरी के लिए रिजॉल्व होगा, और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। ये जज्बाती चीजें नहीं है। जहाँ 12 मार्च को आपके खिलाफ एहतजाज करने का भी कह दिया है। देखिए, एहतजाज तो बुनियादी हक है। अगर आपने तब तक ना कंसेंसस किया आपने और फैसला किया। देखिए, एहतजाज बुनियादी हक है, एहतजाज जरूर करें। सर, उस तरह का एहतजाज बुनियादी हक नहीं है जो कह के हम पूरी हुकूमती मशीनरी रुकवा देंगे, कर लो जो करना। नहीं, वो फिर एहतजाज नहीं होता है, वो सबोटाज होता है। और ये सारे लोग तो इंटायर फाटा इज नॉट डूइंग दिस। जो वहां पे लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ठंडे दिल से सबको बैठ के बात करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम किसके बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं? फाटा के उस बच्चे के जो। अच्छा सर, एक मेरे साथ रहेगा, जस्ट 1 सेकंड। मुझे हबीब मलिक औरकज़ई साहब, चेयरमैन मुत्तहिदा कबाइल कमेटी के, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम साथ देने का। सर, मुझे बताइएगा, आपको लग रहा है ये हुकूमत जो है इस इशू को रिजॉल्व कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच महर। असल में मैं ये समझ रहा हूँ हमारे 2-4 हफ्तों से स्पेशली मुख्तलिफ जगहों पे ये इस पे बड़ा
गर्मा गर्म बहस हो रही है। लेकिन असल में अगर फाटा को और इस रिफॉर्म्स और इन चीजों को हम देख लें तो इसके बारे में फैसला हो चुका है और वो फैसला सिर्फ अनाउंस होना है। और उसके बारे में ये जो हमारे पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं इस वक्त, जो अपनी कोशिश कर रहे हैं हुकूमत में प्रेशर डेवलप करने के लिए, जिस तरह उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में लोगों को भी बुलाया, यहाँ भी जो है वो एक कोशिश की है। फैसला ये हुकूमत इस चीज में कामयाब हो रही है कि अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए और मेरे ख्याल में कि वो फाटा को डेवलप करे। असल जो मसला फैसला क्या हो चुका है? जो फैसला है वो ये है कि 5 साल तक फाटा को डेवलप किया जाए और प्रायोरिटी पे किया तो जाए। कोई जम ना किया जाए, कोई अलहदा सूबा ना बनाया जाए, इन चीजों पे फैसला ना किया जाए। देखें ये 2-3 हमारे फाटा के MNAs का फैसला नहीं है कि उनके कहने पे ये हो जाए। जो कमेटी गई है, जो कमेटी के सामने लोग हैं, 3000 लोग फाटा की तकदीर नहीं बदल सकते। फाटा की तकदीर बैठने वाले पहाड़ों में बैठे हुए हमारे लाखों लोग हैं। वो क्या समझते हैं? हम ये कहते हैं, मुत्तहिदा कबाइल पार्टी का स्टैंड है कि सबसे पहले तो आप कबाइल को डेवलप करो, वहां बुनियादी हुकूक दो, वहां जो है वो सारी वो फैसिलिटीज दो जो पाकिस्तान के बाकी लोगों को है। जस्ट अ सेकंड सर, इधर रुकिए, एक सेकंड। क्या इशू है? अभी आप कह रहे थे कि भाई ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज़ हर हुकूमत आके डेवलपमेंट पैकेज दे के चलती बनती, मुश्किल फैसले कोई नहीं करता। देखिए ये जो एंड आई नो फॉर अ फैक्ट अस्करी इदारे करना चाह रहे हैं, जितना फाटा रिफॉर्म्स पे प्रेशर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर फौज ने डाला है इस हुकूमत के ऊपर, यकीन मानिए प्राइवेट प्रेजेंटेशंस अंदर जाके दिए हैं, फिर प्रेस रिलीजेस दिए हैं कि यार फाटा रिफॉर्म्स। बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि रिफॉर्म के बाकी चीज़ों पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इस बड़े इशू पे इख्तिलाफ है। साहब जो कह रहे हैं, लेकिन अगर चूंकि अब बेदारी आ गई, लोगों को पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे होना ये है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर होना है तो फिर अभी डेवलपमेंट आप करेंगे। हम डेवलपमेंट को ना नहीं करते, लेकिन उसमें फाटा के लोगों की शमूलियत इसलिए ज़रूरी है कि जो सेटअप फाटा के अंदर है ये पिछले 70 साल से फाटा को का रहा है। अब ये इतने ढेर सारे पैसे आ रहे हैं, ये सारे हड़प कर जाएंगे बगैर फाटा के शमूलियत के। तो मैं चाहूँगा कि फाटा के पार्लियामेंटेरियन जो हैं, अभी सिटिंग वाले भी, इनकी एक कमेटी इसके ऊपर बिठा दें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। जी शाह साहब आप बोले, मेरा वक्त खत्म हो गया, प्लीज। देखिए ये बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ कि फाटा के अंदर जितने पैसे आवाम के ऊपर खर्च होने हैं उसके अंदर आवाम का से होना चाहिए। इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क कि वहाँ आवाम अपने हक के लिए बात भी नहीं कर सके, शेयर इनजस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसको एक बार फिर एक डेवलपमेंट पैकेज की नज़र करना है इस इशू को, ये फैसला करना चाहिए इस हुकूमत को। सिंपल मेजॉरिटी है, बड़ी सादा सिफारिशात सामने हैं। दिस शुड बी डन। इजाज़त दीजिए, I'll see you all tomorrow. गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।